आज का वीडियो मेरा एज कैटेगरी पर होगा। अगर वीडियो थोड़ा लंबा होगा और शायद हो सकता है दो पार्ट्स में आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। अभी हम देखने वाले जो दादरा नगर हवेली में जो वैकेंसी आई थी, रेगुलर टीचर की वैकेंसी आई थी, इसके बारे में जो एसटी कैटेगरी की जो सीटें हैं, इसमें जो लिस्ट आई है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और वीडियो बहुत लंबा ही होगा, तो ज़रूर अगर आप अच्छी तरह देख के समझना चाहते हैं तो ज़रूर ये वीडियो पूरा का पूरा देखना, और दो पार्ट्स में आएगा, दो पार्ट्स पूरे कंप्लीट कर देना। मेरे पास अभी लिस्ट है, आपको बाद में भी मैं दिखाऊंगा दूसरे पार्ट्स में। पर रश्मि, संजीव कुमार, आसिफ, विवेक कुमार, नरेश मीना, पुष्पेंद्र सिंह मीना, नाहर सिंह मीना, इसके अलावा लोत कुमार मीना, मनोज कुमार मीना, पिंटू मुर्मू, सरला मीना, कविता मीना, निर्मला मीना, गौरव, अतुल मीना, विशाल दत्त मीना, सविता, सोनल, प्रतीका, राजेश कुमार मीना, मोर्डुवाज, राकेश कुमार मीना, पवन कुमार मीना, अंजू मीना, जितेंद्र मीना, आकाश मीना, भावेश कुमार मीना, संजय कुमार मीना, अमृता मीना, जॉन अनूप हसड़ा, मनीषा कुमार मीना, प्रियंका दुधावत, प्रकाश कुमार, अभिषेक मीना, सचिन कुमार मीना, राहुल कुमार मीना, प्रियंका मीना, विजय मीना, शिव चरण मीना, विशेष घुनावत और नेहा मीना। जो मेरे पास जो लिस्ट है ये है जो पीआरटी प्राइमरी टीचर की लिस्ट है, और जो भी मैंने नाम बोले वो जो एसटी कैटेगरी में आए हुए जो कैंडिडेट हैं उसके नाम है। अब हिस्ट्री देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो वैकेंसी यहाँ पर आई थी इसका क्या स्टेटस था। तो ये वैकेंसी आई थी 22/11/2025 को। जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। और जो वैकेंसी आई थी प्राइमरी स्कूल टीचर, अपर प्राइमरी स्कूल टीचर लैंग्वेज, अपर प्राइमरी स्कूल टीचर साइंस मैथ्स और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर सोशल साइंस। अभी जनरल कैटेगरी में है उसमें 102 सीटें हैं, एससी कैटेगरी में 43, एसटी कैटेगरी में 22 सीट है एसटी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में 82, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 332 और टोटल है 281 टू 81 सीटें हैं। सबसे कम सीटें आई हुए एसटी के। और अभी आप लोगों को पता ही है कि जो एसटी का रिजर्वेशन है 77% ही मिलता है, और मेरे हिसाब से जो 7% यहाँ के लोकल आदिवासी शेड्यूल ट्राइब्स इसको चाहना चाहिए, वो सीट उसे ही मिलनी चाहिए, ना कि आप राजस्थान से लाओ, दिल्ली से लाओ, झारखंड से लाओ, बिहार से लाओ। अगर ऐसा ही है तो यहाँ के कैंडिडेट क्या करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि शेड्यूल ट्राइब से हिंदू कास्ट की जाती है, ना कि आदिवासी कास्ट की जाती है। तो अगर यहाँ की जो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब्स देखा जाए तो वो बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग है, और जो आप लोग जो शेड्यूल ट्राइब्स हिंदू है शेड्यूल ट्राइब्स ला रहे हो वो बहुत उच्च जाति वाला समाज है जो मीना जाति का है। उसकी हिस्ट्री में इसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। वेद पुराणों के अनुसार चैत्र शुक्ल तृतीया को कृतमाला नदी के जल से मत्स्य भगवान प्रकट हुए थे। इस दिन को मीणा समाज में जहां एक ओर मत्स्य जयंती के रूप में मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर इस दिन संपूर्ण राजस्थान में गणगौर का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मीणा जाति का चिन्ह मीण यानी मछली था। मछली को संस्कृत में मत्स्य कहा जाता है। प्राचीन काल में मीण जाति के राजाओं के हाथ में, व्रज में और ध्वजाओं में मत्स्य का चिन्ह अंकित होता है। इसी कारण से प्राचीन काल में मीणा जाति को मत्स्य माना गया है। मीणा जाति के फाटो उर्फ जागो के अनुसार मीणा जाति में 12 पाल, 32 तड़ और 5248 गोत्र है, लेकिन आज भी सब मीणा एक है। पितृदर्पण के दिन मीणा हथियार नहीं उठाते थे। साम्राज्यवादियों ने इस बात का फायदा उठाया। पितृदर्पण के दिन निहत्थे मीणाओं पर हमला करा और एक एक करके मीणाओं का शासक समाप्त कर दिया गया। मीणा छापामार युद्ध प्रणाली में माहिर थे। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने मीणा सैनिकों को बुलाया अपने सैनिकों को छापामार युद्ध में कौशल करने के लिए।
अंग्रेजों के आगमन पर राजस्थान के तत्कालीन शासक अंग्रेजों से सहायक संधि करके अंग्रेजों के जाल में फंस गए, उनकी कठपुतली बन गए। स्वतंत्रता के लिए मीणा जाति से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। ये अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए, अंग्रेजों और उनके साथ देने वाले पर हमला करते और उनका खजाना लूटते। परिणाम स्वरूप मीणा अंग्रेजों के खिलाफ उनके निशाने पर आ गए। 1930 में जयपुर, अलवर, भरतपुर रियासत में मीणाओं पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर दिया। दोस्तों ऐसा ही में हम देखेंगे तो प्राचीन और मध्यकालीन काल में शासक और योद्धा की तरह काम करते थे। मत्स्य साम्राज्य के संबंध मीणा शब्द की उत्पत्ति भी मछली मानी जाती है, इसका वंश से जोड़ा जाता है। शासक और दिलेदार राजस्थान के एक बड़े हिस्से जैसे कि जयपुर, अलवर, दौसा आदि पर कभी मीणा राजाओं का शासन था। कच्छ नहा राजपूतों आने से पहले वहाँ के मूल शासक थे। दूसरा था चौकीदारी और सुरक्षा के बाद के शासन में जयपुर आसपास के राज्यों में मीणा समुदाय के लोगों को किलों, खजानों और गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनकी चौकीदारी मीणा कहा जाता था और अपनी वफादारी और वीरता के लिए जाने जाते थे। हाल में पारंपरिक दृष्टि से हम देखें, पारंपरिक और आधुनिक काल कृषि और व्यवसाय से दृष्टि से देखें तो खेतीबाड़ी कृषि जो मीणा समुदाय शासक था चौकीदार से अलग था। वे मुख्य रूप से खेती और पशुपालन से जुड़े थे। जमींदार मीणा कहा जाता था। वर्तमान में कृषि उनका एक मुख्य पारंपरिक व्यवसाय रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीणा जाति है वो कुछ पिछड़ी जाति नहीं थी, गरीब जाति नहीं थी, जो जंगलों में रह के अपना जीवन नहीं चलाती थी। वो पारंपरिक रीते उसका रजवाड़ा भी हुआ करता था और समय जाते जाते वो कुछ मीणा खेती, व्यवसाय, पशुपालन भी करते थे। तो आप समझ सकते हो कि इन समुदाय पिछड़ा जाति नहीं था, पर ये पहले से आलिशान घरों में रहते थे। अभी ये देखना होगा कि जो मीणा समुदाय है वो जब राजस्थान में अंग्रेज आए तब जो चौकीदार थे उनकी नौकरी चली गई, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज शासन आ गया और जो चौकीदार थे चले गए। इसीलिए ये मीणा समुदाय के चौकीदार लोग वो क्या करते थे कि कुछ काम मिला नहीं, इसलिए लूटफाट मारामारी करने लगे। इसलिए उन पर अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था। इसलिए जो मीणा समुदाय था उनको थाने में 2 बार साइन करने जाना पड़ता था। तो ये उनका इतिहास रहा है। जन्म तक पुलिस स्टेशन में नाम लिखवाना पड़ता। 12 साल का हो जाने के बाद पुलिस स्टेशन में 2 वक्त हाजिरी देनी पड़ती। आने जाने के लिए कोई भी यातायात पर मनाही थी। मीणा लोग कोई भी ऊंट, घोड़ा, गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि आदमी एक दिन में थाने में 2 बार हाजिरी देने जाया करे तो काम कब करेगा, पेट कैसे भरेगा। थाने भी आसपास नहीं होते थे। 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की दूरी पर थाने होते थे और पैदल जाना पड़ता था। अंग्रेजों का मीणाओं पर क्रिमिनल ट्राइब्स लागू करने का मकसद अपराध रोकना नहीं था। उनका मकसद उनके खिलाफ आवाज उठाने वाली जाति को कष्ट देना था ताकि वो आवाज नहीं उठा सके। जब महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के खिलाफ, तब उनके किसी भी भाई ने, किसी भी राजा ने उनका साथ नहीं दिया। इन सबको अकबर के नाम से डर लग रहा था। लेकिन तब सामने आए मीणा, जिन्हें इतिहासकारों ने भील कहा। लेकिन मीणा तो एक क्षत्रिय थे, योद्धा थे, एक सच्चे योद्धा, जिसने एक सच्चे योद्धा का साथ दिया। आखिर कैसे मिला मीणा समाज को एसटी का दर्जा? सुनाती हूँ आपको इसके इतिहास और संघर्ष की कहानियां। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राजस्थान और उत्तर भारत की सामाजिक और राजनीतिक चर्चा में इन दिनों एक विषय बार बार सामने आता है कि मीणा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कैसे मिला और इसमें किन नेताओं का योगदान रहा। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे होते रहते हैं, जिनमें यह भी कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में BR अम्बेडकर साहब का कोई विशेष योगदान नहीं था। ऐसे में इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम को तथ्यों और ऐतिहासिक संदर्भों के साथ समझना जरूरी है। सुनिएगा ध्यान से।
तो संविधान लागू होने के बाद की स्थिति को समझिए। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब अनुसूचित जनजातियों की सूचियां तैयार की गई। उस समय राजस्थान की मीणा समुदाय का नाम इस सूची में शामिल नहीं था। इस फैसले के बाद समाज के नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों में असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उस समय संविधान निर्माण प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने वाले B.R. अम्बेडकर के सामने भी ये मुद्दा उठा था। कुछ सामाजिक समूहों का दावा है कि उस समय मीणा समाज को उच्च वर्ग मानते हुए एसटी सूची में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि इतिहासकारों की माने तो उनके अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची तय करने में कई प्रशासनिक, सामाजिक और प्रांतीय सिफारिशें भी शामिल हुआ करती थी। इसीलिए इसे किसी एक व्यक्ति के फैसले के रूप में देखना पूरी तरह सही नहीं माना जाता। आपको बताएं कि 1950 में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जयपुर में मीणा महापंचायत आयोजित की गई थी। इसमें समाज के नेताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि अंग्रेजी शासनकाल में मीणाओं को जनजाति मानने वाले दस्तावेजों और जनगणना रिकॉर्ड को एकत्र किया जाए। इस महापंचायत की अध्यक्षता गोविंद राम मीणा ने की थी और उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली गया था। अब प्रतिनिधि मंडल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल सहित कई सांसदों को ज्ञापन सौंपा था और लगभग 3 सप्ताह तक दिल्ली में रहकर उन्होंने अपनी मांग को मजबूती से रखा था। बताया जाता है कि इस दौरान गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि जब भी अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन होगा तब इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके आगे की। संसद और आयोग की क्या भूमिका रही? मीणा समाज की मांग को राजनीतिक समर्थन भी मिला। उस समय जोधपुर से सांसद जय नारायण व्यास ने संसद में इस विषय को प्रमुखता से उठाया। वहीं सांसद हरि विष्णु कमाठ ने सहित कई नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया था। अब इसके बाद केंद्र सरकार ने सामाजिक और पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया और इस आयोग का उद्देश्य पूरे जितने भी समुदाय थे अलग अलग तरह के सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन उनका करना था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब इसी बीच राजस्थान में भी मीणा समाज के नेताओं ने लगातार सभाएं और सम्मेलन आयोजित किए। सीकर, बगरू, शाहजहांपुर, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती जैसे क्षेत्रों में इस समाज को संगठित करके एक आंदोलन चलाया गया। 1952 में बगरू में मीणा समाज सुधार समिति के सम्मेलन में लक्ष्मी नारायण झरवाल की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग को औपचारिक प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया। बाद में ये प्रस्ताव केंद्र और राज्य सरकार को भेजा गया। अब सामाजिक स्थिति किस तरह से रही? 1954 में आयोग के सदस्यों ने जयपुर और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया और मीणा समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन, रोजगार और शिक्षा की स्थिति को देखते हुए ये पाया गया कि समाज का बड़ा हिस्सा पिछड़ेपन और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। अब आते हैं 1956 में। राजनीतिक समर्थन और आयोग की रिपोर्ट के बाद 25 सितंबर 1956 को पूरे राजस्थान के मीणा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला लिया गया और 26 सितंबर 1956 को यह दर्जा औपचारिक रूप से लागू हो गया। अब इसको इतिहासकार की दृष्टि से माने तो किसी भी सामाजिक अधिकार या संवैधानिक मान्यता के पीछे कई स्तरों का संघर्ष और कई नेताओं का योगदान होता है। अकेले किसी का नहीं है ये किया हुआ। मीणा समाज को एसटी दर्जा मिलने में जहां समाज के स्थानीय नेताओं और संगठनों का भी महत्वपूर्ण संघर्ष था, वहीं केंद्र सरकार, संसद और विभिन्न आयोगों की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, जहां पे हम चर्चा करने वाले हमारे भारत के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के बारे में, यूपीएससी के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी हाल ही में उसका रिजल्ट आया है और रिजल्ट में कुछ एक कम्युनिटी के, एक कास्ट के लोग देखे जा रहे हैं जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है सिलेक्शन में। अब इतना अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, इतना अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट है इसका, उसके बावजूद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कास्ट से सिलेक्शन ज्यादा होने का क्या आखिर यहाँ पे सिग्नल देता है हमें? क्या आरक्षण में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है या फिर आखिर क्या मामला है? चलिए समझते हैं, इसे पूरे डेटा एंड प्रूफ के साथ समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इस साल का जो रिजल्ट है CSE 2025 का, जिसमें 958 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी से सिलेक्शन हमने बताए हुए हैं। लेकिन हमें चर्चा किस कैटेगरी के बारे में करनी है? तो हमें चर्चा करनी है आखिर
शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में 73 सीट्स थी अवेलेबल, जिसमें लोगों का चयन किया गया। लेकिन ये 73 सीट्स में से दोस्तों 25 बच्चे सिर्फ एक कास्ट से बिलोंग करते हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और वो है मीना से। अब आखिर ऐसा क्यों किया गया, आखिर क्यों सिर्फ 75 में से 25 लोग? अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो क्या इतना ज्यादा मीनास का पॉपुलेशन है कि 73 सीट्स में से 25 सीट्स उन्हीं को जानी चाहिए? हे भगवान, अगले जन्म मोहे मीणा ही कीजिए। भाई हमारे देश में जो सबसे लक्की है वो है मीणा जी। और अगर आप मीणा हो और भारत में पैदा हुए हो तो मैं कहता हूं हर रोज 2-3 किलो दूध चढ़ा दिया करो भगवान के ऊपर। यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आ चुका है एंड हर साल डिट्टो यही रिजल्ट आता है। शेड्यूल ट्राइब 73 लोग सिलेक्ट हुए हैं और इन 73 में से 25 मीणा का तो नाम जो पीछे मीणा लगाते हैं, और कुछ मीणा क्योंकि पीछे मीणा नहीं लगाते हैं, तो अगर लगा ले तो बेसिकली 30 के करीब मीणा है। यानी कि टोटल शेड्यूल ट्राइब की जो सिलेक्शन होती है उसमें से हर साल अप्रोक्सीमेटली 40 से 45% एक सिंगल कम्युनिटी का सिलेक्शन होता है। कि हमारा यूपीएससी का रिजल्ट है, इसमें मीणा जी जैसे ही मीणा टाइप करेंगे तो 25 सिलेक्शंस तो बिल्कुल क्लियर कट, शुभम मीणा, प्रशांत मीणा। आप मीणा जनजाति से हैं और आपके नाम से ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म का प्रभाव आपके समाज पर ज़्यादा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो जनजाति की परिभाषा हम पढ़ते हैं वो ये है कि वो लोग हैं जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, काफ़ी दूर हैं, जैसे किसी टापू पे हैं, पर्वत पे हैं, या किसी ऐसी जगह पे जो वेल कनेक्टेड प्लेस नहीं है। भारत में जनजातियों को लेकर बड़ी दुविधा रही है, चाहे वो घुर्रिया साहब हो शुरू के, फिर वेरी रेलेवेंट थे, नेहरू थे, इन सब की अप्रोचेस में अंतर रहा। आपको क्या लगता है कि जनजातियों को, जैसे मीणा जनजाति को, अपनी पृथक पहचान पे जोर देना चाहिए या किसी धर्म के साथ, जैसे हिंदू धर्म के साथ, अपने आप को सबमर्ज कर लेना चाहिए? क्या ठीक अप्रोच है? एक जात मीना जाति है, एक राजस्थान में मीना जाति है, वही पूरा आरक्षण एससी एसटी है, पूरा आरक्षण एसटी का खाती है। पूरा आप मीडिया के हैं, आप देखिए ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो है। कम से कम 1000 आईएएस आज की डेट में वो है। मेहनत नहीं करते, मेहनत नहीं करते, मीना जात के मेहनत नहीं करते हैं, आरक्षण से आईएएस बनते हैं। मैं एससी एसटी आरक्षण का समर्थक हूँ, क्योंकि मैं जब ये बात बोलूँगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगे और लोग गालियाँ भी देंगे मुझे इसके बाद, पर मैं उन सब के लिए तैयार रहता हूँ। अब मैं इतना अभ्यस्त हो चुका हूँ कि मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया उसका। द ट्रुथ हैज टू बी देयर। एब्सोल्युटली। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ पर्सनली जी, जिसमें फादर आईएएस थे, मदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी, 3 बच्चे, तीनों सिविल सर्वेंट्स हैं, या आईएएस हैं या आईपीएस हैं, उनके स्पाउसेस भी आईएएस आईपीएस हैं। हाँ, कन्वीनियंट। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस फैमिली को, अगली जनरेशन को एससी एसटी का रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए, मैं नहीं समझ सकता। उन्होंने केंद्र सरकार को धोखे में रख के वो एसटी जाति का दर्जा लिया हुआ है, और अभी के समय में उनके पास संसाधन, उनके पास पूरी सुविधाएं हैं, फिर भी उनको एसटी का दर्जा मिला है। और जो बाकी देश के जो एसटी कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको अपने अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। तो अभी ये देखना होगा कि जो हमारे यहाँ दादरा एंड नगर वैली में भी अभी लिस्ट हम देखेंगे, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि वो लिस्ट में भी कितने सारे 50% मीना जाति के लोग यहाँ पे एसएसबी के एग्ज़ाम दिए और उनमें क्वालिफाइड हुए हैं। और आप लोगों को पता ही कि जो एसटी कैटेगरी में आते हैं वो हिंदू शेड्यूल ट्राइब्स गिना जाता है, और जबकि हमारे यहाँ लोकल जो कैंडिडेट है वो है आदिवासी शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। तो वो कंपैरिजन कैसे करोगे? उनको पूरी जानकारी पूरे उनको संसाधन मिलता है, जबकि जो दादरा नगर हवेली के जो आदिवासी एसटी कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ वंचित रखा जाता है। तो कैसे कंपैरिजन होगा? और दूसरा देखा जाए तो मीना समुदाय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईएएस आईपीएस या पीएसआई हजारों की संख्या में बने हुए हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि ये पिछड़ी जाति नहीं है, पर उन लोगों ने एक धोखे से केंद्र सरकार से एसटी का दर्जा लिया हुआ है। और वो हाल के समय में जो एसटी कैटेगरी का जो दर्जा है या जो पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, वो जो अभी मीणा समुदाय ले रहे हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? जो अच्छा लगा जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। नेक्स्ट पार्ट जरूर